हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरी कॉलोनी में फैल गई थी कि मीना के पैर भारी है। और इसी के साथ कल तक जो मीना पूरी कॉलोनी की औरतों में सहानुभूति और स्नेह की पात्र बनी हुई थी, अचानक ही एक उल्टा औरत में तब्दील होकर रह गई थी। और होती भी क्यों ना, अभी 1.5 साल भी तो नहीं हुए थे उसके पति को गुजरे और उसका यह लक्षण उभर के सामने आ गया था। अब औरतों में तेरे मेरे पुराण के बीच मीना पुराण ने जगह ले ली थी। एक कहती, देखिए तो बहन जी इस मीना को, कैसी घाघ निकली कुलक्षणी, पति का साथ छूटा नहीं कि पता नहीं किसके साथ टाका भिड़ा लिया। हाँ वही तो, बाप रे कैसी सती सावित्री बनी फिरती थी और निकली ऐसी घाघ। मुझे तो बहन जी अब डर लगने लगा है, कहीं मेरे उन पर भी डोरे न डाल दे या। अरे छोड़िए, ऐसे कैसे डोरे डाल देगी। मैं तो जब तक विनोद के पापा घर में होते हैं हमेशा मीना के सिर पे सवार रहती हूँ। क्या मजाल कि वह उनके पास से भी गुजर जाए। पर बहन जी एक बात समझ में नहीं आती, सुबह से रात तक तो मीना कॉलोनी के घरों में काम करती रहती है, फिर जो पाप वो अपने पेट में लिए फिर रही है वह तो कॉलोनी के ही किसी मर्द का होगा ना। हाँ हो भी सकता है, पर बज्जात बताती भी तो नहीं। जी तो चाहता है कि अभी उसे घर से निकाल बाहर करो, पर मजबूरी है कि घर का काम करेगा कौन। हाँ बहन जी, मैं भी पूछ पूछ कर हार गई उससे, पर बताते ही नहीं। मैंने तो सोच लिया है कि जैसे ही मुझे कोई दूसरे काम वाली मिल जाएगी इसकी चुटिया पकड़कर निकाल बाहर करूँगी। सच बात तो यह है कि कॉलोनी की किसी भी औरत ने उस आदमी का नाम उगलवाने के लिए मीना पर कुछ खास दबाव नहीं डाला था। शायद यह सोचकर कि कहीं उसने उसके पति का नाम ले लिया तो, मगर नौकर या नौकरानी का उस शहर में मिल पाना इतना आसान नहीं था। इसलिए मजबूर होकर मीना को उन्हें झेलना था, और झेलना भी ऐसे नहीं बल्कि सोते जागते मीना के खूबसूरत चेहरे में अपनी अपनी सौत को महसूसते हुए। मसलन जिन 4 घरों में मीना नियमित काम किया करती थी, उन सारी औरतों के मन में यह संदेह तो घर ही कर गया था कि कहीं मीना ने उनके ही पति को तो नहीं फांस रखा है। फिर तो रोज ही सुबह शाम भी अपने अपने पतियों को खरी खोटी सुनाने से बाज नहीं आती। आप किसी दूसरी नौकरानी का इंतजाम नहीं करेंगे? मुझे तो लगता है आप चाहते ही नहीं कि मीना इस घर से जाए। क्यों, मैं भला ऐसा क्यों चाहूँगा? कहा ना, मेरा मुंह मत खुलवाइए। देखो रोज़ रोज़ की यह खिचखिच मुझे पसंद नहीं। साफ साफ कहो कि तुम कहना क्या चाहती हो। क्या मैं ही खींच खींच कर कहती हूँ? और यह मीना कैसे हमें मुंह चिढ़ाती सीना ताने कॉलोनी में घूम रही है, उसका कुछ नहीं। आप मर्दों में से ही तो किसी के साथ उसका इस प्रकार रोज का यह किस्सा होकर रह गया था उन घरों का जिनमें मीना काम किया करती थी। आखिर उस दिन यह सारी खिचखिच समाप्त हो गई जब औरतों ने खुद ही एक दूसरी नौकरानी तलाश ली। फिर तो ना कोई पूर्व सूचना ना मुआवजा, सीधे उसी क्षण से निकाल बाहर किया था सभी ने मीना को। बेचारी मीना रोती गिड़गिड़ाती रह गई थी, पर किसी को भी उस पर दया नहीं आई थी। कुछ दिनों तक तो मीना का गुजारा कमाकर बचा के पैसे से होता रहा था, पर जब पास की उसकी सारी जमा पूंजी समाप्त हो गई तब कॉलोनी के दरवाजे दरवाजे घूमकर पेट पालने लगी थी। इसी तरह दिन कट रहे थे उसके, और जब समय पूरा हुआ तो खैराती अस्पताल में जाकर मीना भर्ती हो गई थी। उस कॉलोनी में कुछ ऐसे घर भी थे जिन्होंने अपने यहाँ नियमित नौकर रखे हुए थे। उन्हीं में से एक घर कैलाश बाबू का भी था, जहाँ सोमा नाम का एक 12 वर्ष का बच्चा काम करता था। लेकिन एक दिन अचानक ही सोमा को उसका बाप आकर हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले गया। घर का झाड़ू पोछा बर्तन व कपड़े धोने आदि का काम अकेले ममता जी से कैसे हो पाता। सो अब उनके घर में भी नौकर या नौकरानी की तलाश शुरू हो गई थी। ममता जी की बेटी को तो अपनी पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं मिलती थी कि वह घर के किसी भी काम में माँ का हाथ बटा सकती। सो 2 ही दिनों में घर गंदा दिखने लग गया था। जब सुबह सुबह ड्राइंग रूम की गंदगी कैलाश बाबू से देखी नहीं गई तो उन्होंने खुद ही झाड़ू उठा ली। यह देखकर ममता जी बुरी तरह अपनी बेटी पर तिलमिला उठी थी। छी, शर्म नहीं आती तुम्हें? पापा झाड़ू दे रहे हैं और तुम बोल तो ऐसे रही हो मम्मी कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ। अगर यही सब कराना था तो मुझे पढ़ाने की क्या ज़रूरत थी? बचपन में ही झाड़ू थमा देती हाथ में।
अभी बात और भी आगे बढ़ती कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई थी। अरे देखो तो कौन है, कैलाश बाबू ने कहा। दरवाज़ा खोला तो सामने गोद में नवजात बच्चे को लिए मीना नजर आई थी। उसे देखकर मन और भी खट्टा हो गया था ममता जी का। बोली थी, तू क्यों आई है यहाँ? मीना गिड़गिड़ा उठी थी। कल से एक दाना भी पेट में नहीं गया मालकिन, छाती से दूध भी नहीं उतर रहा। मैं तो भूखी रह भी लूँगी, पर इसके लिए थोड़ा सा दूध दे देती तो। ममता जी अभी उसे दूध काटने की सोच ही रही थी कि तभी घर के ढेर सारे काम आंखों में नाच उठे थे। फिर तो उनके मन की सारी खटास पल भर में धुल गई थी। बोल पड़ी, जो किया है तूने उसे तो भुगतना ही पड़ेगा। खैर देती हूँ दूध, बच्चे को पिला दे, रात की रोटी पड़ी है तो भी खा ले, और हाँ, घर की थोड़ी साफ सफाई कर देगी तो दिन का खाना भी खा लेना। बोल कर देगी। चेहरा खिल उठा था मीना का। थोड़ी ही देर में घर को झाड़ू पोंछ कर चमका दिया था उसने। बर्तन मांस धोकर किचन में सजा दिए थे। यानी चंद ही घंटों में ममता जी का मन जीत लिया था उसने। शाम को मीना जब वहाँ से जाने लगी तो ममता जी उसे टोककर बोली थी, वैसे तो तुझ जैसी औरत को कोई भी अपने घर में घुसने नहीं देगा, पर मैं तुझे एक मौका देना चाहती हूँ। मन हो तो मेरे यहाँ काम शुरू कर दे। 150 रुपये महीने के दूंगी, खाना और तेरे बच्चे को दूध भी। इतना सुनना था कि मीना सीधे ममता जी के पैरों पर ही झुक गई थी। इस प्रकार पूरी कॉलोनी में कुलक्षणी के नाम से मशहूर मीना को ममता जी के घर में काम मिल ही गया था। इसके लिए ममता जी को कॉलोनी की औरतों के कटाक्ष भी झेलने पड़ते थे, पर जरूरत के वक्त गधे को भी बाप कही जाने वाली कहावत का ज्ञान ममता जी को था। मीना के घर में काम पर आने से कैलाश बाबू के गृहस्थी की गाड़ी फिर से पहले की तरह चलने लग गई थी। लेकिन मीना का आना उनके हक में शुभ नहीं हुआ था। जब तक कैलाश बाबू घर में होते, अपनी पत्नी यहाँ तक कि अपनी बेटी की नज़रों में भी संदिग्ध बने रहते। धीरे धीरे हालात ऐसे होते गए थे कि कैलाश बाबू को दिन भर में पता नहीं कितनी बार मीना को लेकर कभी पत्नी की तो कभी बेटी की झिड़की उन्हें खानी पड़ जाती थी। आखिर एक दिन अपने बेडरूम के एकांत में ममता जी से पूछ ही दिया उन्होंने, मैं चरित्रहीन हूँ क्या? जब से यह मीना आई है तुम और तुम्हारी बेटी मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हो। मीना के बारे में तो आप जानते ही हैं। आप ही बताइए, जिन घरों में मीना काम किया करती थी उन घरों के मर्द कहीं से बदचलन दिखते हैं? नहीं ना। पर मीना का संबंध उनमें से ही किसी न किसी से तो राई होगा। मैं उस मर्द को भी दोष नहीं देती। असल में मीना है ही इतनी सुंदर कि उसे देखकर किसी भी मर्द का मन डोल जाए, इसलिए आपको थोड़ा सचेत करती रहती हूँ। खैर, आपको बुरा लगता है तो अब से ऐसा नहीं करूँगी, पर आप खुद ही उसे थोड़े दूर रहा कीजिए। मीना को कैलाश बाबू के घर में काम करते हुए लगभग 1 वर्ष हो आया था। इस बीच मीना ने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली थी। तभी एक दिन उसे नीलेश से पता चला कि उसकी माँ गांव में बीमार है। माँ का हाल सुन मीना की आंखों में आंसू आ गए थे। माँ के पास जाने के लिए उसका मन मचल उठा था, लेकिन तभी उसे अपने बच्चे का ख्याल आ गया था। बच्चे के बारे में क्या कहेगी वह? समाज के लोग तो पूछ पूछ कर परेशान कर देंगे। फिर मन में आया कि जब तक माँ के पास रहेगी घर से निकलेगी ही नहीं। रही बात माँ की तो उसे तो वह समझा ही लेगी। वैसे भी कौन सा उसे ज़िंदगी बिताने जाना है गांव। सारा कुछ ऊंच नीच सोचने के बाद ममता जी से सप्ताह भर की छुट्टी की बात की थी उसने। क्या 1 सप्ताह? अभी आगे कुछ ममता जी बोलती कि बेटी ने अपनी माँ को टोक दिया था, मम्मी जरा इधर तो आइए। फिर पता नहीं उनके कान में क्या समझाया था उसने कि उसके पास से लौटकर सहर्ष मीना को गांव जाने की इजाज़त दे दी थी उन्होंने। मीना के जाने के बाद ममता जी अपने पति से बोली थी, मीना 1 सप्ताह के लिए अपने गांव जा रही है। अगर आप कहें तो हम लोग भी इस बीच पटना घुमाएं। काफ़ी दिन हो गए हैं माँ बाबूजी को देखे। देखो मैं तो नहीं जा सकूँगा, यहाँ मुझे कुछ ज़रूरी काम है। चाहो तो तुम बच्चों के साथ हो आओ, कैलाश बाबू बोले थे। फिर तो रात की ट्रेन से ही ममता जी दोनों बच्चों के साथ पटना के लिए प्रस्थान कर गई थी। ममता जी को गए अभी दूसरा ही दिन था कि अचानक ही रात में कैलाश बाबू को बुखार, खांसी और सिर दर्द ने आ दबोचा। सारी रात बुखार में वह तपते रहे थे। सुबह भी बुखार ज्यों का त्यों बना रहा था। चाय की तलब जोरों की लग रही थी, पर उठकर चाय बना पाने के साहस उनमें नहीं थी। वह हिम्मत जुटाकर बिस्तर से उठने को हुए ही थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई
उन्होंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने मीना खड़ी थी। उसे देखकर वह चौंक पड़े थे। अभी वह कुछ पूछते कि मीना बोल पड़ी, बाबूजी, जब मैं गांव पहुंची तो माँ एकदम ठीक हो गई थी। फिर वहां रुककर क्या करती, जहां मालकिन को दिक्कत होती या नहीं। पर यहाँ तो कोई है ही नहीं। सभी पटना एक बार की जोरों की खांसी उठी और वह खांसते खांसते सोफे पर बैठ गए। उन्हें उस हाल में देखकर मीना पूछ बैठी, तबीयत तो ठीक है मालिक? खांसी पर काबू पाने की कोशिश करते हुए वह बोले थे, देखना कल रात से बुखार है, खांसी और सिर दर्द भी है। इतना सुनना था कि मीना ने आगे बढ़कर उनके माथे पर अपनी हथेली टिका दी। फिर चौंकती हुई बोल पड़ी, बुखार तो काफ़ी है मालिक, कुछ दवा वगैरह ली आपने? जवाब में सिर्फ इतना बोल पाए कैलाश बाबू, एक कप चाय बना देगी? फिर तो चाय क्या, पूरी उनकी सेवा में जुट गई थी मीना। कैलाश बाबू ने फ़ोन करके डॉक्टर को बुलवा लिया था। डॉक्टर ने जो जो दवाइयाँ लिखी मीना खुद भागकर ले आई। डॉक्टर की हिदायत के अनुसार कैलाश बाबू के माथे पर वह अपने हाथों से ठंडे पानी की पट्टी भी रखती रही। खुद का खाना पीना तो भूल ही गई। अपने बच्चे को भी दूध तभी पिलाती जब वह भूख से रोने लगता। इस प्रकार 2 ही दिनों में उसकी देखभाल से कैलाश बाबू काफ़ी हद तक स्वस्थ हो चले थे। इस बीच मीना ने उन्हें कुछ खास अलग ढंग से भी प्रभावित करना शुरू कर दिया था। एक तो घर का एकांत, फिर मीना जैसी खूबसूरत और चरित्रहीन स्त्री की निकटता। उसको प्राप्त करने के लिए कैलाश बाबू का भी मन डोल उठा था। रात को घर का सारा काम निपटाने के बाद मीना कैलाश बाबू के पास जाकर बोली, अब मैं जाती हूँ मालिक, मालकिन तो बुधवार को रात को आएंगी, मैं बृहस्पतिवार की सुबह आ जाऊँगी। आपकी तबीयत भी अब ठीक है। जवाब में कैलाश बाबू बोल पड़े थे, अरे कहाँ, आज तो तबीयत पहले से भी ज़्यादा खराब है। जी, चौंककर मीना ने अपनी हथेली उनके माथे पर टिका दी थी। फिर बोली थी, ना कहाँ है बुखार? अभी वह उनके माथे से अपनी हथेली हटाती कि एक झपटे के साथ उसकी कलाई पकड़कर कैलाश बाबू बोल पड़े थे, तू भी कमाल की है, अंदर का बुखार कहीं ऊपर से पता चलता है। मीना समझ गई थी कि अब उसके मालिक पर कौन सा बुखार सवार है। चेहरे पर उनके प्रति घिन सी उभर आई थी। एक झटके से अपना हाथ उनकी पकड़ से मुक्त कराती हुई मीना बोल पड़ी थी, छी मालिक, आप भी, आप मर्दों के लिए तो औरत भले अपनी जान ही क्यों ना दे दे, पर आपके लिए वह मांस के टुकड़े से अधिक कुछ भी नहीं। इसके साथ ही अपने बच्चे को उठाकर वह तेजी से बाहर निकल गई थी। बृहस्पतिवार की सुबह मीना जल्दी जल्दी तैयार होकर कैलाश बाबू के यहाँ पहुँच गई। ममता जी की नज़र उस पर पड़ी तो वह दांत पीसती हुई बोल पड़ी थी, आ गई महारानी, अरे तो जैसी औरत पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी भूल की। मीना समझ गई थी कि मालकिन क्यों उस पर गुस्सा हो रही है, फिर भी पूछ बैठी थी, मुझसे कोई भूल हो गई मालकिन? अरे बेशरम, भूल पूछती है, अब बर्बाद करने के लिए तुझे मेरे ही घर मिला था। हो, माँ बीमार है, छुट्टी चाहिए। माँ सचमुच बीमार थी मालकिन, पर मैं जब वहाँ पहुँची तो वह ठीक हो चुकी थी। वहाँ रुकने से कोई फ़ायदा तो था नहीं, मन में यह भी था कि जहाँ आपको दिक्कत हो रही होगी, इसलिए चली आई। यहाँ आकर देखा तो मालिक बहुत बीमार थे, आप लोग भी नहीं थे यहाँ, बस मौका मिल गया तुझे मर्द पटाने का। यह क्या बोल रही है मालकिन, मैं तो लौट ही जाती, पर मालिक को उस हाल में छोड़ना ठीक नहीं लगा। मालिक को कुछ हो जाता तो? चुप चुप बेशरम, बोल तो ऐसे रही है जैसे वह मालिक न हुए कुछ और हो गए हो तेरे। अरे बज्जात, जब भी नहीं सोचा तूने कि किस घर में सेंध मार रही है। पर तू भला क्यों सोचेगी? अगर यही सोचा होता तो शहर क्यों भटकना पड़ता तुझे? अरे पति मेरे हैं, जो होता मैं देखती आकर, पर बस बस मालकिन बस। आखिर मीना के धैर्य का बांध टूट ही गया। अगर मालिक को कुछ हो गया होता तो क्या कर लेती अब आकर? अरे पति का दर्द क्या होता है, यह आप क्या समझेंगी? आपके माथे पर तो सिंदूर चमक रहा है ना। मुझसे पूछिए कि मर्द के बिना औरत की ज़िंदगी क्या होती है। आपने मुझे कैसी कैसी गालियाँ नहीं दी, इसलिए ना कि आज मेरे पति का हाथ मेरे सिर पर नहीं है। आज वह जिंदा होता तब अगर छिपकर मैं किसी गैर से भी यह बच्चा पैदा कर लेती तो कोई मुझे कुछ नहीं कहता। यह जिसे पूरी कॉलोनी वाले मेरा पाप समझते हैं, इसमें भी मेरी कोई गलती नहीं है। अरे हम औरतें तो होती हैं कमज़ोर। बताइए, आप ही बताइए मालकिन, कोई गैर मर्द यदि किसी औरत की इज्जत जबरन लूट ले तो उल्टा वह मर्द हुआ या औरत हुई? पर नहीं, हमारे समाज में गलत सिर्फ औरत होती है।
खैर, मर्द लोग औरत को जो समझते हैं सो तो समझते ही हैं, पर दुख तो इस बात का है कि औरतें भी औरत का मर्म नहीं समझती। अच्छा मालकिन, गलती माफ़ कीजिएगा मेरी। मैं समझ गई कि मेरा दाना पानी यहाँ से भी उठ गया, पर मालकिन मैंने तो अपना धर्म निभाया है। अब ऊपर वाला जो सजा दे। बोलते बोलते मीना फफक पड़ी थी। ममता जी मौन मीना की एक एक बात सुनती रही थी। उन्हें भी लगने लगा था कि मीना कुछ गलत नहीं बोल रही। तभी मीना फिर बोली, अच्छा तो मालकिन मैं जाती हूँ। कहा सुना माफ़ कीजिएगा। अभी जाने के लिए मीना पलटने को हुई थी कि ममता जी बोल पड़ी, हेठी तो देखो जरा, थोड़ा रहन सहन और चाल चलन के लिए टोक क्या दिया, लगी बोरिया बिस्तर समेटने। मैंने तुझसे जाने के लिए तो नहीं कहा है। मीना की आंखें ममता जी पर टिक गई थी। ममता जी फिर से बोल पड़ी, देख मैं भी औरत हूँ, औरत के मर्म को अच्छी तरह समझती हूँ। मैंने तो सिर्फ यही कहा ना कि अकेले मर्द के घर में तुझे नहीं आना चाहिए था। खैर छोड़, अच्छा यह बता, क्या सचमुच किसी ने तेरे साथ जबरदस्ती की थी? अगर की थी तो तू उसका नाम क्यों नहीं बता देती? मीना का चेहरा अजीब कातर सा हो आया। वह बोली, उसका नाम बता दो तो मेरे माथे पर लगा दाग मिट जाएगा क्या? अरे मैं तो थाना पुलिस भी कर देती मालकिन, पर अपने गांव की रमा को याद करके चुप हो गई। मुखिया के बेटे ने रमा का वही हाल किया था जो मेरे साथ हुआ। उसने तो थाना पुलिस में भी रपट लिखवाई थी, पर हुआ क्या? रात भर रमा को ही थाने में बंद रहना पड़ा और सारी रात मुखिया का बेटा तो आज भी छाती तान कर घूमता फिर रहा है, और बेचारी रमा को कुएं में डूबकर अपनी जान गंवानी पड़ी। मालकिन, लोग तो मुझ पर ही लांछन लगाते कि सीधे साधे मर्द को मैंने ही फांस लिया। अच्छा मालकिन, बुरा तो लगेगा आपको, एक बात पूछो? पूछ। अगर आपके पीछे मालिक नहीं मेरे साथ बदसलूकी की होती और मैं आपसे बोल देती तो आप मुझे निकाल बाहर करते या मालिक को? मुझे ही ना, हाँ, 2-4 रोज मालिक से मुंह फुलाई जरूर रहती, फिर आप दोनों एक हो जाते। और बोलते बोलते मीना फफक पड़ी थी। ममता जी ने गौर से मीना के चेहरे को देखा था। कुछ देर वैसे ही देखते रही थी, फिर जैसे ध्यान टूटा था उनका, बोल पड़ी थी, अच्छा अब रोना धोना छोड़, देख तो कितना समय हो गया है। सारे काम जो के त्यों पड़े हैं, चल चलकर पहले नाश्ता कर ले। फिर मालकिन का इतना बोलना था कि एक बार की फुर्ती से जाग उठी थी मीना में। आंसू पोंछती वह तेजी से अंदर की ओर बढ़ गई थी। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की कहानी भी पसंद आई होगी, और इसी तरह की शिक्षाप्रद और पारिवारिक कहानियाँ सुनने और देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके सामने के बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे सेट कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।